हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप लोग अपनी नीट की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब कि स्टेमेन। पर हम यहाँ पर सिर्फ स्टेमेन नहीं पढ़ेंगे, हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन भी पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगेमेटोजेनेसिस सब कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेमेन के बारे में पढ़ेंगे, जो मेन स्ट्रक्चर है उसका देखते हैं। तो थैलेमस के ऊपर फिलामेंट होगी, स्टॉक जो होती है उसको फिलामेंट कहते हैं। ये स्टेराइल होती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी गेमेट फॉर्मेशन में। स्टेराइल के ऊपर लगा हुआ होता है हमारा एंथर, जो कि डायरेक्टली गेमेट डेवलप करता है। अब यहाँ पर फिलामेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे पोजीशन का नाम। तो दो पोजीशंस हैं, डिस्टल एंड और प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड जहाँ पर फिलामेंट थैलेमस से जुड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। तो आप याद रखेंगे थैलेमस से जो पास वाला एंड है, थैलेमस के हिसाब से हमें याद रखना है, थैलेमस के जो पास वाली जगह है वो प्रॉक्सिमल है। ठीक है, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, थैलेमस के पास वाली जगह प्रॉक्सिमल एंड। और जो दूर वाली जगह है जहाँ पर एंथर जुड़ा रहता है दैट इज डिस्टल एंड। ओके, चलिए अब ये जो एंथर है हमें सारा का सारा इसके बारे में पढ़ना है। तो एंथर के बारे में हमारी एनसीईआरटी कहती है कि ये बाइलोब्ड होते हैं। यूजुअली क्या होते हैं, बाइलोब, मतलब इनके पास एक ये लोब प्रेजेंट होगा और दूसरा ये वाला एक लोब प्रेजेंट होगा, बाइलोब्ड। उसके बाद जब एनसीईआरटी हमें कुछ बातें बताती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लोब के बारे में बताती है, तो वो लिखती है इन ईच लोब। ठीक है, तो हम उसी तरह से बताएंगे। तो यहाँ पर एंथर इज डाइथेकस, ईच लोब ऑफ एंथर इज डाइथेकस। अब डाइथेकस का क्या मतलब है, देखो हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऊपर से कट करेंगे और वो किस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक लोब है, मतलब कि ये एक लोब हुआ, ये जो एक लोब है इसके अंदर दो थैका हैं। थैका मतलब ये जो जगह है, दिस इज कॉल्ड थैका। तो दो थैका हैं, इट इज डाइथेकस, ईच लोब इज डाइथेकस। उसके बाद इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, या फिर ईच लोब इज बाइस्पोरेंजिएट। हर एक लोब जो होगा, मतलब ये जो लोब है इसके पास एक और दो बाइस्पोरेंजिया हैं, दो स्पोरेंजिया हैं। पूरे एंथर की बात करें तो टेट्रास्पोरेंजिएट। उसके बाद जो एंथर है उसके चार किनारे दिखते हैं हम लोगों को, तो इट इज टेट्रागोनल। ओके, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन पढ़ते हैं हम लोग। एक्सेप्शन है मालविएसी फैमिली। मालविएसी फैमिली, कॉटन वगैरह जो होते हैं, कॉटन, लेडी फिंगर, ये सब आपके क्या होते हैं, एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लोब है, या जो हम बेटर वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं वो है यूनिथेकस या फिर मोनोथेकस। ठीक है, यहाँ पर हम वर्ड क्या यूज करेंगे, मोनोथेकस। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही थैका होता है, तो ऑटोमेटिकली लोब भी एक ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस डायग्राम में थोड़ी चीजें और, जहां से जो एंथर फिलामेंट से कनेक्ट कर रहा होता है इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। ठीक है, ये बीच में कौन सी जगह है, कनेक्टिव, जहां से फिलामेंट अटैच होगा एंथर से। उसके बाद ये स्पोरेंजियम है बीच में चार, और ये वाली जो लाइन है, ये बीच वाली जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं स्टोमियम। और स्टोमियम को ही बोला जाता है लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस क्या होता है, डेहिसेंस जो आपके पोलन ग्रेन्स जब बन जाते हैं उसके बाद वो बर्स्ट होकर एंथर से बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है डेहिसेंस। ठीक है, तो लाइन ऑफ डेहिसेंस मतलब कि यहीं से ज्यादातर पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ मूव करेंगे, यहीं से सारे के सारे बर्स्ट आउट होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब डेवलपमेंट ऑफ एंथर हुआ कैसे, एंथर बनता कैसे है, धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले पेरेन्काइमेटस टिश्यू, यहीं पर डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं, डायग्राम से ही सब कुछ समझ जाएंगे। तो पहला स्टेज यहाँ पर दिखा रखा है, एक एक स्टेज दिखा रखी है यहाँ पर। तो पहला स्टेज है जहाँ पर पूरे एंथर के थैका में, मतलब सारे में ही होगा बट यहाँ पर सिर्फ एक में दिखा रखा है, पूरे में क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ पेरेन्काइमा होंगे, सिर्फ और सिर्फ पेरेन्काइमेटस टिश्यू होंगे। अब इन पेरेन्काइमेटस टिश्यू में हाइपोडर्मल रीजन, मतलब जो अंदर वाला रीजन है, इस रीजन से एक सेल सेलेक्ट होता है और उस सेल का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, और उस सेल को तब हम नाम दे देते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात याद रखनी है, हाइपोडर्मल रीजन से वो सेल सेलेक्ट होगा और उसका क्या नाम रखेंगे हम लोग, आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल दो में डिवाइड करेगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन मतलब पैरेलल डिवीजन करेगा और दो में डिवाइड हो जाएगा। जो इनर वाला होगा इसको हम कहेंगे स्पोरोजिनस सेल, इनर वाला क्या कहलाएंगे, स्पोरोजिनस सेल, और आउटर वाला कहलाता है पेरिएटल सेल। अंदर वाला स्पोरोजिनस सेल, बाहर वाला पेरिएटल सेल।
अब स्पोरोजिनस की बात बाद में करेंगे, पहले पेरिएटल की करते हैं। जो ये पेरिएटल लेयर है ये 3 आगे की लेयर्स बनाती है। जो पेरिएटल है वो आगे की 3 लेयर्स बनाएंगी। कौन कौन सी? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। तो याद रखेंगे हाइपोडर्मल रीजन के आर्किस्पोरियल सेल से आपकी ये वाली 3 लेयर्स बनती हैं। उसके अलावा एपिडर्मिस जो होती है, मतलब जो ये आउटर मोस्ट सेल की एक लेयर बना रखी है, ये एपिडर्मिस हमेशा से प्रेजेंट होगी। एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन होता था, तो ये वाली जो लेयर होती है ये हमेशा से प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो क्या बातें याद रखनी है? एपिडर्मिस हमेशा से प्रेजेंट होगी, हाइपोडर्मल रीजन से एक सेल सेलेक्ट होगा आर्किस्पोरियल, और वो 2 में डिवाइड होगा, स्पोरोजिनस और पेरिएटल सेल। पेरिएटल फिर आगे जाके 3 लेयर्स बनाएगा। अब बात करते हैं स्पोरोजिनस की। यहाँ पर ये 3 लेयर्स फॉर्म हो चुकी हैं। उसके बाद स्पोरोजिनस की बात करते हैं। ये 3 लेयर्स यहाँ पर भी रहेंगी। जो स्पोरोजिनस है ये आगे जाके स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, अपने जैसे बहुत सारे बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी डिवीजन होगी? माइटोटिक। उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू जब डेवलप कर जाएंगे, ग्रोथ करेंगे, तो हम इनका नाम रख देंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और तब जाके ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेंगी? मियोसिस करेंगी। तो एकदम लास्ट में जाकर यहाँ पे मियोसिस होगा और तब बनते हैं हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिनको हम फिर आगे कहते हैं पोलन ग्रेन्स। फाइन, तो इसका मतलब ये जो स्पोरेंजियम ही है, यहाँ पर जो 4 स्पोरेंजियम है, यही 4 स्पोरेंजियम आगे जाके पोलन सैक बनते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम ही आगे जाके क्या बनेंगे? पोलन सैक्स बनेंगे। आगे बात करते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जो हमने अभी पूरा स्ट्रक्चर देखा, उस स्ट्रक्चर का एक थैका यहाँ पर बनाया गया है। सब थैका में सेम काम चलता है। ठीक है, तो डायग्राम से ही पढ़ेंगे वापस से। तो हमने अभी बोला कि हाइपोडर्मल रीजन के मतलब एक सेल बनेगा आर्किस्पोरियल, उसके 2 हिस्से होंगे। तो उसका जो पेरिएटल रीजन है वो 3 लेयर्स बनाता है। 3 के अलावा एक चौथी लेयर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस पहले से, तो हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे आउटर मोस्ट क्या है? एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस का काम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। तो यहाँ पर इसका काम क्या है? टोटली प्रोटेक्शन देना। उसके बाद आती है एक लेयर एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो होती है ये सिंगल लेयर होगी सेल्स की, बट इसके सेल्स इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, इसके सेल्स क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। और इन इलोंगेटेड सेल्स में एक खास बात प्रेजेंट होती है, इनके अंदर होते हैं सेलुलोजिक बैंड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर? सेलुलोजिक बैंड्स। अब ये सेलुलोज क्या करता है? यहाँ पर ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सेलुलोजिक बैंड्स क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एंडोथीसियम होते हैं वो क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लेयर होती है, या फिर हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। क्यों हाइग्रोस्कोपिक? मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर। ठीक है, अब ये क्यों वाटर एब्जॉर्ब करेंगे? बिकॉज दे हेल्प इन डेहिसेंस। अभी बताया था डेहिसेंस, जब पोलन ग्रेन्स बाहर बर्स्ट आउट होंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे डेहिसेंस। तो ये हेल्प कैसे कर रहे हैं? देखो, जैसे हम लोग रॉक के केस में पढ़ते हैं कि रॉक वेट होता है, पहले पानी एब्जॉर्ब करेगा, बारिश होगी, उसके बाद जब पानी सूख जाएगा सनलाइट में, तो वो जो क्या कहते हैं, वेदरिंग करने लगता है, रॉक टूटने लगता है, ड्राई होता है, फिर टूटने लगता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। पहले तो एंथर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वाटर उसका ड्राई अप होगा। जब वाटर ड्राई हो जाएगा तो उस टाइम पर वो जो एंथर है वो थोड़ा थोड़ा उसकी एंडोथीसियम लेयर्स जो हैं क्रैक होने लगेंगी। क्रैक होने लगेंगी, एंथर्स आपके पोलन ग्रेन्स बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोथीसियम के बारे में क्या बातें याद रखनी है? सिंगल लेयर है, लॉन्ग सेल्स हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। इसके अलावा इनमें सेलुलोजिक बैंड है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, और साथ साथ इनका काम क्या है? हेल्प इन डेहिसेंस। 5 पॉइंट्स। ओके, आगे बात करते हैं। ये तीसरी लेयर आती है हमारी मिडल लेयर। ये जो 3 लेयर्स हैं, ये तीनों लेयर्स का नाम क्या है? मिडल लेयर। अब ये जो मिडल लेयर है इसके बारे में 2 खास बात बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी सी हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। सबसे पहली बात कि ये एकलौती लेयर है जो मल्टीपल लेयर है। ठीक है, ये 1, 2 या 3 हो सकती हैं लेयर्स। इसके अलावा ये मिडल लेयर की जो लाइफ होती है ये काफ़ी शॉर्ट होती है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं ये। जैसे ही आपका एंथर मैच्योर कर जाएगा ये डिजनरेट हो जाएगी। तो 2 बातें याद रखनी है, मल्टीपल लेयर और शॉर्ट लाइफ। ओके, उसके बाद टैपिटम की थोड़ी बाद में बात करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं जल्दी से ये सब। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होगी, सबसे बाहर सिंगल लेयर होगी और प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम आपके लॉन्ग सेल्स होंगे, हाइग्रोस्कोपिक लेयर होती है क्योंकि इनके अंदर होते हैं सेलुलोजिक बैंड। क्या करती हैं ये? हेल्प इन डेहिसेंस। उसके बाद ये जो इसके बारे में जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं नीट के लिए जो आ सकते हैं, दैट इज सेलुलोजिक बैंड्स आर एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में इनकी जरूरत नहीं होती है क्योंकि बाहर पानी पानी है, एब्जॉर्ब करता जाएगा, क्या कहते हैं, टाइम से पहले ही बर्स्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर सेलुलोजिक बैंड्स एब्सेंट होते हैं।
और कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें सेलुलोजिक बैंड्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में। यहाँ पर सेलुलोजिक बैंड प्रेजेंट होगा और उस एपिडर्मिस को हम नाम दे देते हैं एंडोथीसियम। इस एपिडर्मिस को हम क्या नाम देते हैं, एंडोथीसियम। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एर्सियोथोबियम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है एर्सियोथोबियम। और बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसमें जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर सेलुलोजिक बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब मिडिल लेयर 1 से 3 लेयर्ड हो सकती हैं ये और शॉर्ट लिव्ड होती हैं। अब बात करते हैं टैपेटम। टैपेटम थोड़ा सा ऐसा लेयर है जिसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। ये वाली लेयर हमारी सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये इनर मोस्ट है। इनर मोस्ट मतलब स्पोरोजिनस जो सेल था हमारा, स्पोरोजिनस टिश्यू था, उसके जस्ट बाहर प्रेजेंट होगी पहली चीज़। ये न्यूट्रिटिव होती है। न्यूट्रिटिव खाना देगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसे, स्पोरोजिनस सेल्स को। स्पोरोजिनस सेल्स को आगे जाके डेवलप होना है, गेमेट्स बनाने हैं, तो उनको खाना देने का काम टैपेटम का होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्योंकि खाना देती हैं इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। जैसे कि अगर मेरे को किसी को खाना प्रोवाइड करना है तो मेरे को खुद सफिशिएंट होना चाहिए ना, कि मेरे पास खूब सारा खाना हो ताकि मेरे लिए खुद के लिए भी हो वो चीज़ और मैं दूसरे को भी दे सकूं। उसी तरह से इनके पास मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसीलिए होती है, इसीलिए इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म, ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे ताकि ये दूसरे को भी संभाल सकें। ओके, तो यहाँ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी विद डेंस साइटोप्लाज्म। ओके, तो इसके बारे में ये सारी बातें याद रखेंगे। अब थोड़ा और डिटेल, अभी हमने क्या पढ़ा है, न्यूट्रिशन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। और नरिशमेंट की वजह से इसके पास क्या होते हैं, ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। ज़्यादातर कितने होते हैं, बाई न्यूक्लिएट। ज़्यादातर कितनी होगी, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। आगे देखते हैं। ओके, तो ये एनसीईआरटी का आपका डायग्राम है। यहाँ पर सेम चीज़ें जो हमने अभी देखी वही चीज़ें हैं। देखिए, सबसे बाहर वाली ये वाली लेयर कौन सी है आपकी, एपिडर्मिस, फर्स्ट लेयर। उसके बाद ये लॉन्ग सेल्स हैं ये वाले, ये आपके एंडोथीसियम। उसके बाद ये मल्टीपल लेयर हैं, ये जो 2 लेयर्स हैं, ये आपकी मिडिल लेयर। फिर आपकी लास्ट लेयर जो होती है ये वाली, यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखाई नहीं गई है बट लिखा हुआ है कि टैपेटम क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और अंदर क्या है, सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है टैपेटम के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल। ओके, तो सबसे पहले जो टैपेटम होता है उसके अंदर हमने पढ़ा कि इंक्रीज डीएनए, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, ज़्यादा हमारे पास डीएनए कंटेंट है। तो वो डीएनए कंटेंट ज़्यादा कैसे हो रहा है, तो उसकी 3 मेथड्स हो सकती हैं। जो सबसे कॉमन मेथड है उसका नाम है एंडोमाइटोसिस, सबसे कॉमन है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, एंडोमाइटोसिस। ये बहुत ईजी है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ये सेल है, इसका सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो मान लो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और इस प्रोसेस को, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस हो गई, उसके बाद होनी होती है क्या, साइटोकाइनेसिस। पर यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती नहीं है और यही कंडीशन यहाँ पर आगे चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर और इस वजह से क्या आ जाती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलने लगते हैं। उसके बाद आती है रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई मेथड। रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई में क्या होता है, ये भी बहुत ईजी है। आपने सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ा है 11th में। सेल डिवीजन जो होता है उसमें हमने देखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तक जाते हैं। अब यहाँ पर भी जो सेल होता है वो एनाफेज तक तो चला जाता है, मतलब कि आपके क्रोमोसोम डिवाइड होकर अपने अपने पोल्स पे आ रहे होते हैं। यहाँ पर अपने अपने पोल्स पे ये डिवीजन लेकर आ रहे हैं, पर यहाँ इसके बाद टीलोफेज होता ही नहीं है। वापस से आपका जो डिवीजन है वो हो ही नहीं रहा है और यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो चुका है, डबल हो चुका है एक ही सेल के अंदर, और वही कंडीशन वहीं पर मतलब अटक गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एनाफेज में अटक जाते हैं। एनाफेज में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब एनाफेज में रुक गए हैं तो कौन सी कंडीशन आ गई है, क्रोमोसोम का जो सेट का नंबर है वो बढ़ गया है। अगर क्रोमोसोम का सेट का नंबर n होना चाहिए था तो वो 2n हो गया है, 2n होना चाहिए था तो वो 4n हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आ जाती है। प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाती है, पॉलीप्लॉइडी की। आगे बात करते हैं पॉलीटीन, थर्ड मेथड है पॉलीटीन। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो फेजेस होती हैं आपकी, ये तो आती हैं, ठीक है, प्रोफेज वगैरह आती है, पर उससे पहले एस फेज चलती है, राइट।
एस फेज में हमने बोला था कि डीएनए जो आपका होता है वो रेप्लिकेशन करता है, उसके बाद ये सारी फेजेस आएंगी बाकी की। अब यहाँ पर एस फेज में ही कोई चीज़ अटक जा रही है, मतलब जो डुप्लीकेशन है, जो आपका डीएनए रेप्लिकेट होता है वो होता चला जा रहा है, तो हम उस चीज़ को कहते हैं एंडो रीडुप्लीकेशन, एंडो रीडुप्लीकेशन। और ये चीज़ होती चली जाती है और डीएनए की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाती है, और डीएनए की लेंथ बढ़ने की वजह से यहाँ पे पॉलीटेनिक क्रोमोसोम बन जाता है, लॉन्ग लेंथ का क्रोमोसोम बन जाएगा। चलिए, तो ये 3 मेथड्स हो गए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंडोमाइटोसिस, जो सबसे कॉमन मेथड है। उसके बाद प्रोडक्ट्स ऑफ टेपिटम, हमने पढ़ा कि टेपिटम का मेन जो काम था वो था नरिशमेंट प्रोवाइड करना, पर इसके अलावा भी इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स को बनाना। कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा 10th वाला याद करो, या अगर आपने पढ़ लिया है आगे का थोड़ा सा भी, तो यहाँ पर आपकी ओवरी है, ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आया। अब कैसे पता चलेगा दोनों को कि हाँ ये मेरी ही स्पीशीज़ का पोलन ग्रेन है या फिर हाँ ये मेरी ही स्पीशीज़ की स्टिग्मा है, मैं सही जगह आके बैठा हूँ? ऐसे तो पता नहीं चल सकता, वो बात तो कर नहीं सकते। तो इनमें चलती है केमिकल इंटरैक्शन, पोलन क्रिस्टल इंटरैक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो इंटरैक्शन होती है इसमें जो प्रोटीन्स काम आते हैं दैट आर कॉल्ड कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स, और ये कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स कौन देता है पोलन ग्रेन को? टैपेटम, ठीक है। उसके बाद यूबिश बॉडीज, यूबिश बॉडीज, यूबिश बॉडीज क्या करती हैं? यूबिश बॉडीज के अंदर मतलब एक तरह का वैक्यूल समझ लो, ठीक है, ग्रैन्यूल समझ लो, उसके अंदर भरा पड़ा है वो मटेरियल जिससे दीवार बनने वाली है पोलन ग्रेन की। जो पोलन ग्रेन की मेम्ब्रेन्स बनेगी, जो उसकी वॉल बनेगी, उसको बनाने वाला जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो इन बॉडीज के अंदर होती हैं, यूबिश बॉडीज के अंदर होता है। तो इनका बेसिक काम क्या है? आपका मेम्ब्रेन बनाना या फिर पोलन ग्रेन्स की वॉल बनाना। नेक्स्ट स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन को भी हमें डिटेल में देखना है। यहाँ पर शॉर्ट में बता देते हैं कि जो आपकी पोलन ग्रेन होती है, जो उसकी आउटर मोस्ट वॉल होगी, वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। तो ये स्पोरोपोलिनिन यूबिश बॉडी के अंदर भी मिलता है। तो बेसिकली स्पोरोपोलिनिन बनाने का काम किसका है? आपका टैपेटम का। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है ये क्या होता है? आउटर मोस्ट जो आपकी लेयर होती है पोलन ग्रेन की वो इससे बनी हुई होती है, उसका कंपोनेंट है। ओके, देन कैलेस एंजाइम, कैलेस एंजाइम के बारे में हम थोड़ा सा 1-2 आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। उसके बाद पोलन किट पहले देख लेते हैं। पोलन किट आपने देखा होगा, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो थोड़े स्टिकी होते हैं, तो उनकी जो स्टिकीनेस होती है वो इसकी वजह से होती है, पोलन किट की वजह से। पोलन किट बेसिकली बना किसका होता है? ऑयल प्लस कैरोटेनॉइड्स का, कैरोटेनॉइड्स का बना हुआ होता है। ओके, तो ये भी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? टैपेटम की। नाउ टाइप्स ऑफ टैपेटम, इस कैलेस को अभी हम पढ़ेंगे, वेट करो थोड़ा। टाइप्स ऑफ टैपेटम, 2 टाइप होते हैं, पेरीप्लाज्मोडियल या फिर अमीबॉइड टैपेटम, और दूसरा होता है आपका सिक्रीटरी या फिर ग्लैंडुलर टैपेटम। इसके बारे में जो बातें याद रखनी है, 2 बातें याद रखनी है हमें। पहली चीज़, पेरीप्लाज्मोडियल प्रिमिटिव टाइप है, पुराना टाइप है, पहले ज़्यादा जो प्लांट्स थे, शुरू के प्लांट्स, उनमें होता था। सिक्रीटरी जो है वो मॉडर्न टाइप है, एडवांस टाइप है। उसके बाद जो पेरीप्लाज्मोडियल है ये थोड़ा सुसाइडल टाइप का था, मतलब ये जब दूसरे को नरिशमेंट दे रहा है या ये प्रोडक्ट्स देना चाह रहा है तो ये बर्स्ट हो जाता था, ठीक है। ये लाइसोसोम की तरह क्या होता है? बर्स्ट होता है, उसके बाद चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बर्स्ट इटसेल्फ टू रिलीज इट्स कंटेंट। पर जो सिक्रीटरी है उसमें थोड़ी बुद्धि आ गई है। जो सिक्रीटरी है वो सिक्रीट करता है, वो बर्स्ट नहीं होगा। वो अपने प्रोडक्ट्स कैसे देगा? सिक्रीट करके, रिलीज कंटेंट विदाउट बर्स्टिंग इटसेल्फ। कैसे देगा? सिक्रीट करके देगा, ठीक है। तो ये टैपेटम के जितनी भी पूरी स्लाइड है ये पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैपेटम पूरा ही एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ लिया अपना, क्या कहते हैं, जो हमारा किस तरह से एंथर वगैरह है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब स्पोरोजिनस सेल्स जो हमने देखे थे, जो अंदर वाली, हमने बाहर की लेयर्स तो सारी देख ली हैं, हमने सारी की सारी बाहर की लेयर देख ली है। अब हमें ये अंदर वाला पोर्शन देखना है। ये जो अंदर बचा हुआ ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के साथ क्या हो रहा है? तो आर्किस्पोरियल सेल 2 में बटा था, पेरिएटल उन्होंने ये बना ली लेयर्स, हमने पढ़ ली। एक बटा था स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल माइटोटिक डिवीजन कर रहे थे और क्या बना रहे थे? स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर स्पोरोजिनस टिश्यू के साथ क्या होगा अब हमें पढ़ना है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, जिनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, फ्रॉम 1 डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल।
ये चीज याद रखेंगे कि 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे, किससे? एक डिप्लॉइड एमएमसी से। कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली क्रोमोसोम का नंबर हाफ कैसे होता है? मियोसिस से होगा, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम। देखते हैं क्या होता है। देखिए, अभी आपका यहाँ पर ये आपके स्पोरोजिनस सेल था, स्पोरोजिनस सेल ने बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू बना लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू हैं। अब इनमें से अगर मैं एक टिश्यू की बात करूँ, सबके साथ सेम ही चीज़ होने वाली है, पर हम सिर्फ एक की बात करेंगे समझने के लिए। तो वो एक जो है वो डेवलप कर जाएगा, मतलब सारे ही डेवलप करते हैं। तो ये डेवलप होने के बाद जब ये थोड़े डेवलप हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, तो हम इनको ही नाम दे देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल के साथ क्या होने वाला है? देखें, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके पास अभी कितना है? 2n क्रोमोसोम नंबर है। तो यहाँ पर इसके अराउंड में एक लेयर है दैट इज कॉल्ड कैलोस लेयर। कैलोस लेयर, कैलोस लेयर एक चिपचिपी लेयर है, ग्लू का काम कर रही है। ओके, उसके बाद मियोसिस स्टार्ट होगी, 2 सेल बनेंगे। अब ये 2 सेल आपस में क्या कहते हैं, बेसिकली अलग हो जाने चाहिए थे, पर ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ग्लू लगा हुआ है। तो ये कैलोस लेयर जो है ये इनको जोड़े रखेगी। मियोसिस पूरी कंप्लीट होगी, 4 सेल्स बनेंगे। अभी भी ये 4 सेल्स क्या हैं? एक साथ रहेंगे क्योंकि ग्लू प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये जो 4 सेल्स हैं, मियोसिस पूरी हो चुकी है, तो ये अपनी कंडीशन में आ चुके हैं और इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 है टेट्राड। और अब आता है मेन काम जो मैं आपको बताना चाह रही थी, कैलेस एंजाइम। अभी हमने टैपेटम में पढ़ा है कि क्या बनता है? कैलेस एंजाइम बनाता है। इस कैलेस एंजाइम का काम यहाँ आता है। कैलोस लेयर को तोड़ने में, इन चारों को अलग करने में कौन काम आता है? हमारा कैलेस एंजाइम। और ये 4 अलग हो जाते हैं और कहलाते हैं आगे जाकर पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया हो। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ मियोसिस हो रही है और याद रखना है आपको कैलेस एंजाइम का यहाँ पर वर्क। देखिए, अब जो हमने अभी टेट्राड पढ़ा, माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसकी हमने अभी एक शेप बनाई है, पर उसकी सिर्फ एक शेप नहीं हो सकती है, उसकी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं। हम अब वो ही देखने जा रहे हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स बेस्ड ऑन देयर अरेंजमेंट। सबसे पहले टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब कि आगे के 3 हमें फ्रंट दिख रहे हैं और पीछे जो 4th सेल है, टेट्राड है ना, 4 सेल होंगे, वो पीछे की तरफ होगा, वो हमें फ्रंट से, एक फ्रंट से नहीं दिखेगा। ओके, तो ये टेट्राहेड्रल है। कब होता है ये? ड्यू टू साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस साथ साथ चल रही होगी तब ये वाली कंडीशन आती है। दोनों को टाइम नहीं मिल रहा है, साथ साथ चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये आपका मोस्ट कॉमन किस में होता है? डाइकॉट्स में। डाइकॉट्स में टेट्राहेड्रल क्या कहते हैं, टेट्राड बनता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। उसके बाद आता है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल में उसका उल्टा होता है, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस चलती है, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, तो उनको टाइम मिलता है अरेंजमेंट का प्रॉपर, और वो अलग अलग 4 इस तरह से दिखते हैं जैसे हमने पीछे डायग्राम में बनाए थे। ओके, किसमें होते हैं ये? मोनोकॉट्स में। उसके बाद डेस्यूसेट। डेस्यूसेट जो होता है आपका कुछ इस तरह की शेप होती है जिसमें 2 सेल ऐसे छोटे छोटे दिख रहे होते हैं और एक सेल आगे फ्रंट से बड़ा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है मंगोलिया। उसके बाद आती है आपकी टी शेप। टी शेप यहाँ पर तो ये लीनियर जैसा ही दिख रहा है, बट अगर मैं आपको इस तरह से बनाकर दिखाऊं तो ये हो गया टी शेप, राइट। तो ये टी शेप होता है बुटोमॉप्सिस में। उसके बाद लास्ट लीनियर। लीनियर सारे के सारे एक लाइन में होंगे और ये होते हैं हेलोफाइट्स और ज़ोस्टेरा में। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक प्लांट, एक स्पीशीज के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के टेट्राड होंगे, मतलब एक ही अरेंजमेंट, सबके सारे जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे सेम फॉलो करेंगे सिवाय एक के। एक हमारे पास स्पीशीज ऐसी है एरिस्टोलोशिया। एरिस्टोलोशिया के पास पांचों के पांचों अरेंजमेंट मिल सकते हैं एक साथ। ठीक है, एक लौती स्पीशीज ऐसी है यहाँ पर जिसमें सारे अरेंजमेंट एक साथ मिल सकते हैं, बाकियों में नहीं मिलते। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो टेट्राड थे ये तो हमने देख लिए, ये कॉमन टाइप्स थे। इनके अलावा भी कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं जिसके हमने बेसिकली टाइप बना दिए हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कंपाउंड, है ना। तो ये कंपाउंड पोलन ग्रेन क्या होते हैं? हमने देखा कैलेस एंजाइम आ रहा है और टेट्राड को अलग कर दे रहा है, बट जब वो अलग नहीं करेगा, एंजाइम एब्सेंट है या किसी वजह से वर्क नहीं कर रहा है या उस प्लांट में होता ही नहीं है, तो उस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कंपाउंड पोलन ग्रेन, जिसमें सारे के सारे माइक्रोस्पोर एक साथ रहते हैं। Sometimes the microspore do not separate and remain in tetrad form. Examples याद रखेंगे टाइफा, एरम, एलोडिया, ड्रोसेरा एंड जनकस। ओके, उसके बाद आता है पॉलीस्पोरी। बहुत इजी है ये सारे के सारे। पॉलीस्पोरी क्या होता है? अभी तक हम पढ़ रहे थे टेट्राड, 4 आपके एक साथ है माइक्रोस्पोर, पर जब भी 4 से ज़्यादा होंगे
4 से जब भी नंबर ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको नाम दे दिया जाता है पॉलीस्पोरी। और इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे कस्केटा, जिसमें 11 पोलन ग्रेन्स एक साथ रहते हैं। ओके, उसके बाद आता है पॉलिनियम। पॉलिनियम इंपॉर्टेंट है। पॉलिनियम क्या होता है, आपके जितना भी पोलन सैक है वो सारा का सारा एक ही साथ इकट्ठा हो जाता है, वो एक ही बंच में रहता है, वो अलग अलग होते ही नहीं है। टेट्राड की बात तो अलग है, पर पोलन ग्रेन्स ही अलग नहीं हो रहे हैं, सारे के सारे ही सेम, मतलब एक ही तरह। तो इनकी शेप बेसिकली हम कुछ इस तरह की बनाते हैं। इस तरह से स्टैक रहता है इसका, ये दूसरा स्टैक, और यहाँ पर भरे हुए होंगे टेट्राड्स खूब सारे, यहाँ पर भी टेट्राड्स खूब सारे होंगे। ठीक है, तो इस मास को, इस कॉम्पैक्ट मास को जिसमें सिंगल यूनिट बनी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनियम। ओके, नेक्स्ट मैस्यूले। मैस्यूले इसी पॉलिनियम का छोटा टाइप है। जब यही जो सैक्स होते हैं ये छोटे होते हैं और ये विस्किन थ्रेड से जुड़े हुए होते हैं, बहुत पतले पतले थ्रेड से जुड़े हुए होते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, मैस्यूले। उसका एग्जाम्पल ऑर्किड फैमिली, जितनी ऑर्किडेसी होती है सारे के सारे यही शो करते हैं। यहाँ पर वापस से एक एक्सेप्शन है हमारे पास बहुत बढ़िया सा, साइपरेसी फैमिली। साइपरेसी फैमिली में अभी तक जितने थे टेट्राड थे या ज़्यादा हो जा रहे थे, 4 से ज़्यादा हो जा रहे थे, साइपरेसी में उल्टा हो रहा है। साइपरेसी में 4 होते हैं, पर 4 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है और बाकी के 3 डीजनरेट हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो तो ये चीज़ हमारी फीमेल के साथ होती है। फीमेल एम्ब्रियोसैक में बेसिकली फीमेल एम्ब्रियोसैक बनाने के टाइम पर ये वाला चलता है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में चलता है ऐसा, बट ये यहाँ पर साइपरेसी फैमिली में पोलन ग्रेन्स में भी देखा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। जो हम बोल रहे हैं पोलन ग्रेन, अभी तक हम टेट्राड पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पर टेट्राड से पोलन ग्रेन नाम बदलता क्यों है, क्या ऐसा होता है उसके साथ, वो देखना है हमें। ओके, तो स्टडी ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड पेलिनोलॉजी। माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बोल सकते हैं आप लोग। स्टडी ऑफ फॉसिलाइज्ड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड जियोपेलिनोलॉजी। जब वो फॉसिल में के फॉर्म में होते हैं तब उसको जियोपेलिनोलॉजी बोल देते हैं। अब जो इस पोलन ग्रेन है, इस डायग्राम से पढ़ेंगे हम लोग। पोलन ग्रेन जो होता है इसके पास 2 वॉल्स होती हैं, इनर एंड आउटर। एक ऑरेंज से बनाई हुई है, एक व्हाइट से बनाई हुई है। दोनों वॉल्स को एक साथ बोला जाता है स्पोरोडर्म। क्या बोला जाता है, स्पोरोडर्म। बाहर की जो वॉल होती है दैट इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर को हम बोलते हैं इंटाइन। देखिए अब, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा प्लॉइडियन और एक वैक्यूल होगा। अब यहाँ पर जो एक्साइन है उसके 2 और हिस्से हो रखे हैं। एक्साइन की लेयर और 2 हिस्सों में बटी होती है, कॉल्ड एक्टेंजाइन बाहर वाली एंड एंडेक्साइन अंदर वाली। एक्टेंजाइन बाकी की 3 लेयर्स में बटी हुई होती है, टैक्टम, वैक्यूला एंड फुट लेयर। यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं जाना है बिल्कुल भी, इतना मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आगे का क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा, तो इतने बस याद कर लीजिए कि आपकी जो एक्साइन होती है बाहर की लेयर वो 2 और लेयर्स में होती है, एक्टेंजाइन बाहर वाली लेयर, एंडेक्साइन अंदर वाली लेयर, और उसकी ये 3 लेयर्स होती हैं। अब जो एक्साइन है उसके बारे में क्या पढ़ना है हमें, जो ये पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। आउटर लेयर है, हार्ड लेयर है, टफ लेयर है, और ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। जब हम टैपेटम की बात कर रहे थे तो हमने देखा था स्पोरोपोलिनिन का मतलब बनाने का फंक्शन किसका है, टैपेटम का। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज़, ये सबसे आउटर वॉल का कंपोनेंट होता है, एकलौता कंपोनेंट, और ये जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, टफ मटेरियल है। ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक सबसे टफ मटेरियल माना जाता है। ये ना किसी एसिड से, ना किसी एल्कलाई से, ना किसी एंजाइम से, ना किसी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, मतलब कि बहुत हाई या बहुत कोल्ड, किसी टेम्परेचर से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, तो इस रेजिस्टिविटी की वजह से ही इसकी फॉसिलाइजेशन हो पाती है। पोलन ग्रेन्स फॉसिल की फॉर्म में इसीलिए मिल पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना हार्ड, इतना टफ सब्सटेंस होता है स्पोरोपोलिनिन। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है स्पोरोपोलिनिन के बारे में। अब देखो यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन के आउटर लेयर तो हमारी हो गई, इनर लेयर, इनर होगी, कंटिन्यूस होती है और पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है, ये याद रखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम बोल रहे हैं कि आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है और वो टफेस्ट मटेरियल है, किसी से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। पर हमें ये पता है ना कि जब आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाती है, इस तरह से यहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाएगी, तो ये पोलन ग्रेन को अंदर पोलन ट्यूब बनानी होती है। तो जब बाहर इतनी मजबूत लेयर है तो ये पोलन ट्यूब बनेगी कैसे, जो आपके गेमेट्स हैं वो नीचे तक आएंगे कैसे? तो उसके लिए आपकी जो आउटर लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं गैप, कुछ पोर्स, जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया एक पोर यहाँ पर बनाया हुआ है, एक पोर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये जो पोर्स हैं ये क्यों होते हैं? ताकि यहाँ से पोलन आपकी ट्यूब बन सके, और इन पोर्स को बोला जाता है जर्म पोर। क्या बोला जाता है? जर्म पोर। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्साइन जो होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती,
पर जो इंटाइन होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, उसमें कोई आपको पोर इस तरह का नहीं दिखाई देगा। अब जो जर्म पोर होते हैं वो एक हो सकता है या फिर 2 या 3 हो सकते हैं। एक होगा तो कहेंगे मोनोकॉलपेट, जो कि मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉलपेट मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होगा, और डाई या फिर ट्राइकॉलपेट आपके डाइकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी स्ट्रक्चर है। अब ये चीज़, इसकी जो वॉल्स बन रही हैं, ठीक है, अभी तक माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं हम उसे, माइक्रोस्पोर मतलब नॉर्मल अभी बना है, छोटा सा बच्चा है, अब वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो डेवलप होते होते उसके साथ 2 चीज़ें हो रही होती हैं, एक तो उसकी वॉल्स बन रही होती हैं ये, और साथ ही साथ उसका जो न्यूक्लियस होता है ये डिविजन्स ले रहा होता है। तो अब इन डिविजन्स के बारे में भी हमें पढ़ना है, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। तो इसको भी हम डायग्राम से देखेंगे। देखिए, तो हमने जो अभी डायग्राम देखा वो ये था छोटे बच्चे का, है ना, जो पोलन ग्रेन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। तो ये लेयर्स अभी हमने यहाँ पर बना दिए हैं, पर ये लेयर्स भी धीरे धीरे डेवलप होती रहती हैं जैसे जैसे आगे प्रोसेस चलती है। ओके, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, एक वैक्यूल है। अब ये अपना वापस से मियोसिस तो ले नहीं सकता, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एक बार मियोसिस हो चुकी है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, दोबारा कभी नहीं होगी, अब सिर्फ माइटोसिस होगी। अब तुम्हें याद रखना है माइटोसिस कितनी बार होगी, देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी, जो कि एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर से होगी, और साइटोकाइनेसिस भी क्या होगी, एसिमेट्रिक, अनइक्वल डिवीजन होगा। तो जो अनइक्वल डिवीजन होता है उसमें 2 सेल्स बनते हैं, एक तो बड़ा सेल और एक छोटा सेल। जो छोटा सेल होता है वो बड़े सेल के अंदर फ्लोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा सेल को हम नाम दे देते हैं वेजिटेटिव सेल, और छोटे सेल को बोलते हैं जर्म सेल या फिर जनरेटिव सेल। ओके, अब यहाँ पर दोनों का थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बातें पढ़नी है हमें। वेजिटेटिव सेल का काम है रिजर्व फूड रखना, गेमेट जो बनेंगे उनको खाने की जरूरत पड़ेगी, तो उनके लिए रिजर्व फूड रखना वेजिटेटिव सेल का काम है। उसके बाद ये लार्ज है, बड़ा है, और तीसरी बात, इसका जो ये न्यूक्लियस है ये इर्रेगुलर शेप का होता है, न्यूक्लियस की कोई फिक्स शेप नहीं है। उसके बाद जर्म सेल के बारे में क्या पढ़ना है कि ये एक तो फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के बीच में, दूसरी चीज़ ये स्पिंडल शेप का होता है। याद है जब हम स्मूथ मसल पढ़ते हैं तो हम कुछ इस तरह की शेप पढ़ते हैं, तो यही शेप होती है किसकी, जर्म सेल की, ये स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल शेप के अलावा ये आपका जो न्यूक्लियस होता है इसका, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। अब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के क्या मतलब है हमारा, प्रोमिनेंट मतलब अच्छा, जो साफ सुथरा और बड़ा सा हमें दिखे स्टेन करने पे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसको आगे जाके गेमेट्स बनाने होते हैं। फाइन, तो ये हुई पहली माइटोटिक डिवीजन, और इस वाली स्टेज का नाम, क्योंकि इसमें 2 सेल्स हैं तो हमने बोल दिया 2 सेल्ड स्टेज। उसके बाद होती है सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल डिवीजन लेता है, वेजिटेटिव नहीं लेगा। जर्म सेल डिवीजन लेगा, 2 सेल्स बना देगा, और ये 2 सेल्स अब क्या कहलाते हैं, मेल गेमेट्स। तो इस बात पे हम याद रखेंगे, जो आपका पोलन ग्रेन होता है, जो आपका पोलन ग्रेन है, इसको कभी भी हमें गलती से भी गेमेट नहीं बोलना है। पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 गेमेट्स। ये बात रट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 गेमेट्स बन चुके हैं, एक बड़ा सेल है वेजिटेटिव पहले से, तो कितने सेल हो गए हैं, 3, और इस स्टेज को हम बोल देंगे 3 सेल्ड स्टेज। तो एकदम लास्ट तक आते आते कितनी बार माइटोटिक डिवीजन हो चुकी है, 2 बार। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, गेमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा। Each of microspore enlarges and undergo mitotic division and forms a large vegetative cell and a small generative cell that floats in cytoplasm of vegetative cell। जैसे हमने बात करी उसके अंदर तैरेगा। वेजिटेटिव सेल जो होता है उसके पास बहुत सारा खाना होगा, फूड रिजर्व होगा, लार्ज होगा, और इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होगा। वहीं पर जो जनरेटिव सेल होगा वो स्पिंडल शेप का होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा, अच्छा खासा बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। अब हमने पढ़ी एक 2 स्टेज सेल है और एक 3 स्टेज। अब हमें देखना है कि कौन सा एंथर ऐसा है जो 2 स्टेज में ही बाहर निकाल देता है पोलन ग्रेन को, और कौन सा ऐसा है जो 3 स्टेज के बाद बाहर निकालता है। देखिए, तो यूजुअली द पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज। 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो आपके 2 स्टेज में ही बाहर निकाल देंगे। वाइल इन सम प्लांट्स लाइक मेज दे शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। 40% जो प्लांट्स होते हैं वो आपके 3 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन्स को बाहर निकालेंगे। Where a generative cell has divided to form 2 male gametes by mitotic division. Okay. अब उसके अलावा एक्सेप्शंस क्या हैं यहाँ पर, जो पाइनस है, पाइनस के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 4 सेल स्टेज लेते हैं, मतलब एक और माइटोटिक डिवीजन लेंगे, उसके बाद डिस्पर्स होंगे। और यहाँ पर इफेड्रा जो है, इफेड्रा के पोलन ग्रेन्स
5 सेल स्टेज, एक और डिवीजन होगा किसी एक का, वापस से 5 सेल बनेंगे और तब जाके वो आपका डिस्पर्स होंगे। देखिए ओके, तो ये वाला पोर्शन रिपीट हो चुका है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद हमें पढ़ना है निमैक फिनोमेना। निमैक फिनोमेना क्या होता है? यहाँ पर जो आपका अभी हमने पढ़ा था ना जनरेटिव सेल, वो डीजनरेट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, और जो वेजिटेटिव सेल होता है वो आपका डिविजन्स लेने लगता है, वो माइटोटिक डिवीजन लेने लगता है, और इतनी माइटोटिक डिवीजन लेता है कि वो 8 सेल 7 न्यूक्लिएट का हो जाता है। बेसिकली उसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अब वो जो कंडीशन है वो हम पढ़ते हैं फीमेल के अंदर, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर निमैक फिनोमेना में जो पोलन ग्रेन होता है वो फीमेल एम्ब्रियो सैक की तरह लगने लगता है। पढ़ते हैं पोलन ग्रेन शो एबनॉर्मल बिहेवियर, ऑब्वियसली ये नॉर्मल नहीं है, फॉर्म्स पोलन ग्रेन एम्ब्रियो सैक जैसी कंडीशन आ जाती है। इन दिस जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव जो सेल होता है वो डीजनरेट हो जाता है, एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड इंक्रीज इन नंबर अप टू 7 और 8 न्यूक्लियस एंड रिजेंबल लाइक एम्ब्रियो सैक। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे, ऑर्निथोगैलम इज मोर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। चलिए आगे पढ़ते हैं पोलन एलर्जी। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, आपको सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, याद रह जाएंगे। पोलन एलर्जी क्या होती है? हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है कभी कभी किसी ऐसे सब्सटेंस के लिए भी वर्क कर जाता है, अपने आप को रिस्पॉन्स दिखाने लगता है जो हार्मफुल नहीं भी होता। उसी तरह की एक चीज़ होती है पोलन ग्रेन एलर्जी। तो पोलन्स जब आपके क्या कहते हैं एनवायरनमेंट में होंगे ज़्यादा, तो किसी किसी पर्सन को उसके लिए एलर्जी फील होने लगती है। बेसिकली पर्सन उस पोलन ग्रेन के लिए इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करने लगता है। अब ये रिस्पॉन्स थोड़ा भी हो सकता है, जैसे कि आपका नॉर्मल क्या कहते हैं नोज रन होगी, आइज रेड हो जाएंगी, रैशेज हो जाएंगे, या फिर ये सीवियर कंडीशन में भी जा सकता है। ब्रोंकाइटिस की कंडीशन आ सकती है, एजमा आपका जो होता है किसी को पहले से हो तो वो और ज़्यादा सीवियर हो सकता है, इस तरह की कंडीशन आ सकती है। ओके, तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, और इसमें जब फीवर आता है तो उसको हम स्पेशल नाम दे देते हैं हे फीवर। आपको जो यहाँ पर याद रखना है वो है एग्जाम्पल पार्थेनियम, कैरेट ग्रास जो होती है आपकी वीड, ठीक है, ज़्यादातर वीड्स वाले हैं ये। उसके बाद चीनोपोडियम, एमरेंथस, एम्ब्रोशिया, सॉर्गम और रिंसस, ये आपका होता है कैस्टर, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये कॉमनली आपका पोलर एलर्जी करते हैं। इसी वजह से जो स्प्रिंग सीजन होता है उस टाइम पर ज़्यादातर लोगों को स्नीजिंग वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पोलन वायबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। इट इज़ द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच पोलन ग्रेन्स रिटेन इट्स एबिलिटी टू जर्मिनेट आफ्टर शेडिंग फ्रॉम एंथर अप टू लैंडिंग टू स्टिग्मा। तो ये वो टाइम होता है जब आपका पोलन बाहर तो निकल चुका है, और बाहर निकलने से किसी स्टिग्मा पे बैठने तक के टाइम वो कितना ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहा है। मतलब कि देखो पोलन ग्रेन है, वो एक टाइम तक ही पोलन ट्यूब जनरेट कर सकता है, एक टाइम तक ही वो आगे जाके अपने गेमेट्स आगे दे सकता है और आगे फर्टिलाइज कर सकता है। वो टाइम पीरियड कि वो कब तक ठीक है, वो कब तक सर्वाइव कर रहा है, कब तक वो काम का है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पोलन वायबिलिटी, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड कौन सा है जहाँ पर जो पोलन ग्रेन होता है रिटेन इट्स एबिलिटी, रिटेन मतलब रखना, इट्स एबिलिटी टू जर्मिनेट, जब तक वो जर्मिनेट कर सकते हैं आफ्टर शेडिंग एंड लैंडिंग अप टू स्टिग्मा। अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जो आपके सीरियल्स होते हैं वीट, राइस, ये सब ये बहुत ही कम टाइम के लिए अपना जर्मिनेट कर पाते हैं, दैट इज अप टू 30 मिनट्स। और इसके अलावा जो आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली, सोलनेसी, रोजेसी फैमिली है, ये सारे के सारे सेवरल मंथ तक वायबल रह सकते हैं। ये बहुत टाइम तक अगर किसी स्टिग्मा पे लैंड नहीं भी करेंगे, उसके बाद बहुत सालों मतलब बहुत महीनों बाद करेंगे, तब भी ये जर्मिनेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन ये एक टेक्निक, एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोलन ग्रेन के लिए है। अगर हम किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन में मतलब कि -196 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी चीज़ को अगर हम प्रिजर्व कर रहे हैं, संभाल कर रख रहे हैं, तो उस मेथड को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, यहाँ पर हम किसको कर रहे हैं? पोलन ग्रेन को कर रहे हैं। तो इट इज़ टेक्निक टू प्रिजर्व पोलन ग्रेन्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्यूचर यूज़, आगे ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट होने वाला हो, एंडेंजर हो, उसको हम लोग बचाना चाह रहे हो सकता है उसका कोई रिसर्च में यूज़ हो सकता है कि हम लोगों को वैसे ही कुछ काम हो उससे। बेसिकली आज के टाइम में ज़्यादातर हर एक पोलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स एज न्यूट्रिएंट, कुछ पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिशन की तरह भी लिए जाते हैं, न्यूट्रिएंट की तरह भी लिए जाते हैं। स्पेशली जो आपके एथलीट्स होते हैं उनके लिए
आपके कैप्सूल्स वगैरह बनते हैं जो वो मतलब लेते हैं। उसके अलावा जो हॉर्सेस होते हैं जो रेसेस में यूज़ होते हैं उनको भी दिया जाता है। उसके अलावा आपकी जो बीज रखी जाती हैं, हर टाइम तो उन बीज को नेक्टर नहीं मिल पाता है, तो उन बीज को कभी कभार ये पोलन ग्रेन्स की जो टैबलेट या सिरप टाइप का होता है उससे भी रखा जाता है, मतलब वो भी दिया जाता है उनको। ओके, तो ये आपका हो गया पोलन ग्रेन, बेसिकली स्टेमन मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।